हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण ट्रिक्स के बारे में जो आपके परीक्षा के लिए काफी उपयोगी होने वाली है। इन ट्रिक्स की मदद से आपका समय तो बचेगा ही साथ आपके लॉजिक्स भी बिल्ड होंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं आज की लाइव क्लासेस के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके लिए उपयोगी साबित होने वाले हैं। चलो, बाकी तो मैं आपको डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा करके कंटेंट देता जाऊंगा ताकि आप प्री और मेंस में से फुल मार्क्स लेके आ सको। जैसे आपको भी पता है कि भाई प्री में 25 क्वेश्चन आएंगे, भले ही क्वालिफाई है। जितना ज्यादा जो बच्चा जितना ज्यादा प्री में स्कोर करेगा ना, उसका कॉन्फिडेंस का लेवल उतना ही ज्यादा रहेगा और वो मेंस में उतना ही अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। और यही अगर कोई बच्चा बाउंड्री पर पास हुआ होगा ना, तो तलवार उसकी भी लटकती रहेगी, भले ही प्री के नंबर ना ऐड हो। एक होता है ना कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत मेहनत लगेगी उसे। तो अभी से करोगे तो ये सारी चीजें आसानी से कर पाओगे। पहला सवाल परीक्षा प्रो का आपका पहला सवाल। उठा लो कॉपी और पेन, शुरू हो जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना है। ये नया क्वेश्चन है, आप लोगों ने पहले नहीं देखा होगा। सर ये मॉक टेस्ट बनाते कौन है? देखो, कंटेंट टीम बनाती है, और कंटेंट टीम अगर आप देखोगे कंटेंट टीम में आकर, तो हर कंटेंट टीम का मेंबर किसी ना किसी एग्जाम का टॉपर है, या एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या उस एग्जाम में वो रैंक फर्स्ट था, रैंक सेकंड था, रैंक थर्ड था। ये सभी कंटेंट टीम के मेंबर हैं, जिनको पता है कि आने वाले समय में जो भी आपका एग्जाम है, जैसे आपको मान के चलो पटवारी का आपका मॉक टेस्ट बनाना है, तो पटवारी के मॉक टेस्ट बनाने के लिए जो पिछली बार पटवारी में सिलेक्टेड लोग थे या टॉपर थे, वो आपका मॉक टेस्ट तैयार करेंगे, जिनको पता है कि पटवारी में किस लेवल की कौन सी चीजें आती हैं। अगर आप सीजीएल की बात करोगे तो सीजीएल में भी सेम आपका रहेगा, जो सीजीएल सिलेक्टेड है, जो काफी बार मेंस दे चुके हैं, जिनका लेवल बहुत अच्छा है, जिनको पता है कि हाँ कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ऐसे अलते बलते कोई नहीं बनाते। ऐसे मत सोचना कि एक किताब उठाई पूरी कॉपी पेस्ट करा के आपको मॉक टेस्ट करा दिया। एक एक क्वेश्चन तैयार करने में काफी समय लगता है, फिर उसका सॉल्यूशन, फिर उसका करेक्ट आंसर, बहुत सारी चीजें रहती हैं। जैसे ये वाला सवाल देखो, आप यही क्लास देख लो ना, अगर मैं पर डे 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, 15 में से 8 सवाल आपको बिल्कुल नए मिलेंगे, बिल्कुल फ्रेश, जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, जिन्हें मैं यहाँ पर प्रो के तरह आपको सॉल्व करवाता हूँ। ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं, होते नहीं है, ये आपको किताबों में भी नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण आपको 74 देके रखा है, अन्य दो अंतः कोणों के समद्विभाजक के बीच का आपको बताना है, कोण क्या होगा। अब ये बहुत अच्छा सवाल है, भले ही एक लाइन में आपका वन लाइनर है, एक लाइन में खत्म हो गया क्वेश्चन, लेकिन लॉजिक इसमें बहुत तगड़ा लगेगा। ठीक है, बताओ। ठीक है, जिनका भी आंसर 53 है, सबका गलत है। देखो ध्यान से समझना, ये कोई आपका ट्राइंगल है, बड़ा सा मैं ट्राइंगल बनाता हूं ताकि पूरा सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। बेटा अगर मैं बोलूं ये वाला एंगल 74 था, ये वाला एंगल 74 था, आपने क्या किया, इन दोनों के समद्विभाजक को, मतलब यहां पर मान के चलो अल्फा होगा, यहां पर मान के चलो बीटा होगा, यहां पर मान के चलो बीटा होगा, यहां पर मान के चलो अल्फा होगा। ये क्यों माना? क्योंकि भाई इन्होंने बोला है ये वाला एंगल वाई सेक्टर होगा, ये वाला एंगल वाई सेक्टर होगा। ध्यान से समझना, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा, 74 हटा दोगे, 74 हटा दोगे तो 601, मतलब 153, 106। ये 106 कहां से आया बेटा? ये है 2 अल्फा प्लस आपका 2 बीटा, मतलब ये वाला एंगल पूरा और पूरा ये वाला एंगल। समझ में आया? जिसकी वैल्यू आपको देके रखी है कितनी, 106। तो आपने बता दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर 53। ये आपका आंसर है ही नहीं जो आप लोगों ने निकाला, आपको तो ये वाला एंगल बताना है, आपको तो बेटा ये वाला एंगल बताना है। एक बात बताओ, ये एंगल भी तो कहीं ना कहीं आपका एक ट्राइंगल से बनेगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस आपका अल्फा प्लस बीटा मतलब 53। तो यहाँ पर 7 2, ठीक है, 7 में से 5 जाएगा 2, और यहाँ पर आपका 1, मतलब आंसर आपका कौन सा होना चाहिए, 127। तभी तो मैं बोल रहा हूँ ये प्रो सवाल है, हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, और ये सवाल आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो, क्योंकि ये सवाल आपने पहले कभी नहीं देखा है, आज पहली बार आप लोगों ने देखा। चलो यार देखो, ए और बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर आपका बी, अनुपात कितना है आपका 13, अनुपात कितना है आपका यहाँ पर 17।
ए, यदि ए में 15% की वृद्धि की जाती है, मतलब एक काम करो, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लो और यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लो, ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर इनका आप 15% बढ़ा दो, इनका आप 15% बढ़ा दो, ठीक है, और यहाँ पर कितना बढ़ाओगे बेटा आप, बी का 30% बढ़ा दो, बी का 30%। देखो जब भी आपको लगे ना, जब भी आपको ऐसा फील लगे कि भाई अब नहीं होगा, तो वहां पर जितने जीरो चाहो बढ़ा लो। जैसे मुझे लगा कि यार अगर जीरो मैं नहीं बढ़ाता तो मैं दशमलव में चला जाता, सीधी सी बात है, क्योंकि 13 का 15% निकालोगे दशमलव में जाओगे, तो दशमलव में जैसे मैं जाता ना मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है, तो इसीलिए हटाओ, जीरो लगाओ, दशमलव बचाओ। 15% निकालोगे, 15 इंटू 13 195, 17 3 51 मतलब 510। तो बेटा यहाँ पर बढ़ाने के बाद कितना मिलेगा आपको, 1 3 और एक आपका 4 9 5, यहाँ पर मिलेगा कितना आपका, ठीक है, 0 1 7 3 10 और 2 12, एक कैरी करो, एक और एक 2, यही होना चाहिए। बस इन्हें थोड़ा सा कैंसिल आउट कर लो, दोनों जगह बढ़ाना था ना, 15% बढ़ाना और 30% बढ़ाना, तो ये इनका अनुपात बता दो अनुपात 1495 बटे आपका यहाँ पर 2210, इनका अनुपात बता दो। देखो 5 से काटोगे यहाँ पर, 5 दूनी 10, 5 निम 45, 5 निम 45, यही होगा, 5 दूनी 10, 4 कैरी करोगे, 5 निम 45, 45 मतलब 9 में से 4 जाएगा 5, 5 निम 45, 5 से काटोगे 5 4 20, ठीक है, 5 4 20, 5 दूनी 10, ये होगा, ठीक है, 5 4 20, 5 4 20, 5 दूनी 10, ये होना चाहिए। चलो किससे डिवाइड करूं, यहां पर अगर मैं बोलूं कि भाई किससे डिवाइड करूं, इसमें 3 से जाएगा क्या, 3 से जाएगा, 4 4 8 और 2 10, नहीं 3 से नहीं जाएगा, ठीक है, ये भी 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 4 28, 7 से भी नहीं जाएगा, ठीक है, अब किससे जाएगा ये, 13 से जाएगा क्या, 13 से, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 3 39, 39 मतलब 4 और 1 5, 13 से जाएगा, 13 दूनी 26, ठीक है, 13 से जाएगा, ये किससे जाएगा, ये 13 से चला जाएगा, 13 दूनी 26, ठीक है, 26 मतलब 9 में से 6 जाएगा 3, 13 3 39, ठीक है, 13 से जाएगा, 13 से डिवाइड दोगे, 13 3 39, 13 4 52, तो ये आपका अनुपात हो जाएगा 23 अनुपात आपका 34। देखो सवाल आसान था, दिखने में सब समझ में आ रहा था कि आपको करना क्या है, यहाँ पर जो चीजें आपको कम करनी थी ना, यहाँ पर जो आपको दशमलव बचाना था ना, यही सवाल की मेन कहानी थी कि आप कैसे अपना कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना करो। आप खुद देखो यहाँ पर आपने कितना टाइम वेस्ट किया, बस आपने 2 जीरो लगाए, आपने उनको वृद्धि में ले जाए, आप उन्हें वृद्धि में ले गए, फिर आप इन्हें मिनिमाइज करके अपना आंसर ले आए। ये चीज समझ में आ रही, 13 और 134, ठीक है, इसमें किसी को कोई परेशानी, कर लोगे तो आंसर कौन सा होगा, 23 और 34 मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इस सवाल में लगाओ क्योंकि ये आपका प्रो सवाल है, ठीक है, इसे आपको सीखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। सवाल है आपका, एक आयताकार सीट है, इस सीट से आपने एक बेलन बनाया और बेलन किस डायरेक्शन में बनाया, यहाँ 44 सेंटीमीटर की जो लंबाई थी वहां से, ठीक है, तो आपको बताना है बेटा इस बेलन बनाए गए बेलन का वॉल्यूम क्या होगा। प्रो सवाल है, थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करना, कोशिश करना, इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल एक्यूरेट आए जो होना चाहिए। आज आखिरी तक ना आपको बहुत मजे आने वाले हैं और भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल अभी मिलेंगे आप, ये भी अच्छा है। देखो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, परेशान मत हो, ये कोई आपका एक आयत था, ये कोई आपका यहाँ पर रेक्टेंगल था जिसका लंबाई 44 था, चौड़ाई आपका 28 था। आपने क्या किया बेटा, इन दोनों छोरों को उठाकर एक बेलन बना दिया, मतलब इस तरीके से आपने एक बेलन बना दिया, ठीक है, इस तरीके से आपने इनको एक बेलन बना दिया, जिनकी हाइट तो वही रहेगी जो अभी है, मतलब 28, लेकिन ये सरकमफ्रेंस आपको पता चल गया कितना है, 44, मतलब 2 पाई r बराबर आपका 44, तो बेटा r बराबर यहाँ पर कितना आएगा 7, मतलब यहाँ पर इनकी वैल्यू कितनी आएगी 7। इसमें किसी को कोई परेशानी, इस बेलन का इस सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपका पाई r स्क्वायर h, ठीक है, पाई मतलब आपका 22/7, पाई मतलब 22/7, r मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, h मतलब आपका 28। तो क्या करोगे, 7 से 7 को निपटा दोगे, ठीक है, यूनिट डिजिट से थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकते हैं, जैसे 7 दूनी 14,
14 मतलब 4, 4 8 32 मतलब इकाई का अंक 2 आएगा, 2 ऑप्शन हटा सकते हो, 2 ऑप्शन हटा सकते हो। ठीक है, और कैसे अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करोगे, तो यहाँ पर बेटा एक काम करो, 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 अट्ठे 56, 56 मतलब 5 कैरी करोगे, 7 दूनी 14 और 5 आपका 19। फिर यहाँ पर 11 और 2 को सेव करो, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 6 दूनी 12, एक कैरी करोगे 38 और एक आपका 39, 11 का मल्टीप्लाई कर दो 9। ठीक है, 9 और 2 11, एक कैरी करोगे। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट आपके 12 होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर सी आएगा। बताओ, ये एक बड़ा सा नंबर है 5 3 7 x बाई 5, इसे आपको डिवाइड देना है 125 से। x और y ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्या हो सकती, मतलब ऐसी कितनी संख्या हो सकती है कि x और y की जगह हम लोग एक वैल्यू पुट करें और उस वैल्यू से बनी संख्या में 125 से एग्जैक्ट डिवाइड दिया जा सके। देखो याद ध्यान से समझना, अगर मैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल बताऊं, 5 मतलब 5 की पावर 1, 5 मतलब आपका 5 की पावर 1, मतलब संख्या, ऐसी संख्या जिसका लास्ट डिजिट आपका 5 से चला जाए, जितनी पावर होगी उतने डिजिट बढ़ाते चले जाएंगे। 25 का देखोगे तो 25 में मतलब 5 की पावर 2 होगा, तो लास्ट के 2 डिजिट देखोगे। ठीक है, अगर मैं 125 की बात करूं, 125 की बात करूं, 125 मतलब यहां पर आपका 5 कितने होंगे 3, तो लास्ट के 3 डिजिट आपको देखने हैं। अगर ध्यान से समझना, ऐसी संख्या जिसके लास्ट के, ऐसी संख्या जिसका लास्ट डिजिट 5 से चला जाए, वो पूरी संख्या आपकी 5 से जाएगी। ऐसी संख्या जिसके लास्ट 2 डिजिट आपके 25 से चले जाएं, वो पूरी संख्या आपकी 25 से डिवाइड होगी। ऐसी संख्या जिसके लास्ट 3 डिजिट 125 से चले जाएं, वो संख्या आपकी पूरी 125 से डिवाइड होगी। ये अब आप खुद भी अपने डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाज्यता के नियम बना सकते हो। क्लियर है यहाँ पर? तो ये मैंने आपको बता दिया, आपके 125 का डिविजिबिलिटी रूल। मतलब यहाँ पर जो आपकी संख्या है ना 5 3 7 x y 5, बेटा ये आपका एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 125 के। मतलब ये 3 डिजिट x y 5, ये 3 डिजिट आपके एग्जैक्टली डिविजिबल होने चाहिए 125 से। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कुछ मत करो, 125 का पहाड़ा पढ़ना चालू कर दो, 125 का पहाड़ा पढ़ना चालू कर दो। क्या यहां पर 125 हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। ठीक है, क्या यहां पर 125 एकम 125, ठीक है कर सकते हो 125। क्या यहां पर 125 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या 250 हो सकता था? 250, बेटा ये तो हो सकता था, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अगर 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 125 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां पर क्या 375 हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। लास्ट डिजिट 5 नहीं जानी चाहिए, जैसे ना यहाँ पर लास्ट डिजिट 5 है, यहाँ पर 0 आ गया तो क्रॉस कर दिया, यहाँ पर 5 आ गया तो आपने रख लिया। क्या यहाँ पर 125 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करोगे 500 हो सकता है? बेटा लास्ट डिजिट 5 चाहिए, यहाँ पर 0 आ गया, नहीं हो सकता। क्या 125 में अगर आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 625 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या छठवीं संख्या 125 में अगर आप यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं होगा। सातवीं संख्या 125 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या यहाँ पर मिलेगा? 7 5 35, 35 मतलब 3 कैरी करोगे, 12 7 84 और 3 87, बिल्कुल हो सकता है। जैसे 8वीं संख्या चेक करोगे तो वो नहीं मिलेगी। मतलब ऐसी संख्या कितनी होंगी? 1 2 3 और आपका 4 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। समझ में आया? अच्छा सवाल था, प्रो सवाल था, पहले आप लोगों ने नहीं देखा होगा किसी किताब में, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं हट जाता हूं, या फिर इसे अपने शॉर्ट नोट्स में छाप लो। काम की चीजें, आपके पास पूरा 24 घंटे का समय है। आपको जिस टीचर की हेल्प लेनी आप लो, ठीक है, आपको जिस दोस्त की हेल्प लेनी आप लो। आपको इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आपको इसका, ये खुद सवाल मैंने खुद से तैयार किया है। ठीक है, ये सवाल मैंने खुद से तैयार किया है, आप लोगों को इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। पूरा आपके पास है 24 घंटे का समय। जिसका भी आंसर आ गया समझ लेना बेटा आप एक टॉपर की श्रेणी के लोग हो। जिसका भी आंसर आ गया समझ लेना कि आप टॉपर हो। आने वाले समय में जो भी आप एग्जाम दोगे आप उसमें टॉप करोगे। ठीक है, तैयार हो? सवाल देखने में बहुत आसान है कि x प्लस 1/x बराबर आपको 4 दे दिया, एक्स क्यूब माइनस 1/x स्क्वायर बराबर आपका 107 है, तो x स्क्वायर माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू आपको बताना है।
ठीक है, ये वैल्यू आपको बतानी है। गूगल ड्राइव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, बताओ। देखो बड़े शानदार प्रश्न है ये। जो प्रश्न होते हैं ऐसे, जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ऐसे प्रश्न आपको रेयर जगह, मतलब बहुत कम जगह, माने लेवल मेंटेन करने की जो जगह है वो बहुत कम जगह है। और वो जो जगह है साथियों वो है परीक्षा प्रो। जब हम आपसे बार बार कहते हैं परीक्षा प्रो, माने क्वालिटी की बात आपसे कर रहे हैं, वहां जो आप सामान्य विद्यार्थियों से एकदम ऊपर पहुंच जाते हैं, है ना। हजारों जो आपके लेवल रहेंगे उनसे आप ऊपर पहुंच जाए हैं, लाखों विद्यार्थियों से आप ऊपर पहुंच जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करके साथियों आपको देना है जवाब। फटाफट दीजिए जवाब भाई, क्या हो जाएगा, फटाफट दीजिए जवाब, क्या हो जाएगा भाई, फटाफट दीजिए जवाब। चलिए चलिए फटाफट जवाब भाई, क्या इसका आपका आंसर हो जाएगा डी 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 बी, है ना। यह सीमित मुफ्त देखना है। देखो सावधान रहने को सकता है, हम बात करते हैं कैसे हम करेंगे इसे, ठीक है ना। अब अगर आ रहा होगा तो ठीक है ना। चलो देखो प्रश्न दिया है कौन सा कथन गलत है। तो जब ऐसा प्रश्न है आपको, सबसे पहली बात है कि एग्जाम हॉल में जब आप रहेंगे तो आपको प्रश्न बहुत ध्यान से सावधानी पूर्वक पढ़ना है। सबसे पहली मांग है आपसे, प्रश्न या परीक्षा इस चीज की भी डिमांड करती है कि आप एग्जाम हॉल पे माने प्रेशर में कितना कंसंट्रेट कर सकते हो। आ रही है बात समझ में। तो देखना ये गलत लिखा था, तो माने 3 जो कथन लिखे हुए हैं वो सत्य होंगे, एक क्या होगा, गलत हो जाएगा। गूगल द्वारा क्लाउड स्टोरेज आधारित फाइल सेवा है, एकदम सही बात है। गूगल ड्राइव पर स्टोर फाइलें साझा नहीं की जा सकती। बताओ भाई ये पॉइंट गलत है क्या। यह जीमेल से एकीकृत होता है, यह सीमित मुफ्त स्टोरेज प्रदान करती है। देखो जब सीमित की बात करते हैं आपको पता है भाई 15 GB की फ्री सुविधा मिलती है हमें, कहां, गूगल ड्राइव में। और पहली बात भाई गूगल और गूगल ड्राइव अलग बात होती है। गूगल ड्राइव ये है कि क्लाउड के माध्यम से या हम यूं कह लें कि क्लाउड स्टोरेज में हमें कुछ स्पेस दिया जाता है जहां हम अपनी फाइल को स्टोर कर सकते हैं। और वो क्षमता कितनी है, तो वो है 15 GB की, ये ध्यान रखिएगा। माने फाइल साझा भी होगी, है ना। और जो ये आप देखते हैं हमारे यहाँ फाइल वगैरह खुली सब चलती कहाँ है भाई, ये आपकी गूगल ड्राइव में ही चलती है ना। कि एक सिस्टम में पहुंच जाए, शेयर ना करना पड़े बार बार, तो इसलिए क्या होती है, शेयर की जा सकती है। और ये क्या है, तो ये जो बेटा है साथियों शेयर की जा सकती है, माने यही कथन क्या है, सही होगा विकल्प हमारा। माने गूगल ड्राइव पर जो फाइलें स्टोर होती हैं इसको हम साझा कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, इसलिए यही क्या होगा, उत्तर होगा हमारा 2। बाकी गूगल द्वारा क्लाउड आधारित फाइल जो सेवा है, कौन, गूगल ड्राइव से अपन कहते हैं। और ये जीमेल से क्या है, जीमेल से लिंक है, जीमेल से एकीकृत आपको मिलती है सेवा ये। तो जो कथन है ये तीसरा, ये भी आपका क्या होता सही, तो 1 3 4 सही था। दूसरा कथन जो था ये गलत था, उत्तर हो जाएगा दूसरा, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ओके चलो भाई। और नेटिकेट की आवश्यकता क्यों है भाई, सुना है कभी नाम इसका नेटिकेट का, अगर सुना है जानते हो तो इसका जवाब दीजिएगा। हम आपसे बात करते हैं फिर क्या होता है ना। और एक एक चीज पर, है ना, शुरू से अंत तक लेकर के पूरे कॉन्सेप्ट से बात करेंगे अपन। नेटिकेट की अवधारणा क्या होती है, सुना है कभी, बच्चों के लिए इंटरनेट तक पहुंच प्रतिबंधित करने के लिए, ऐसा है क्या नेटिकेट, सुन लेना नेटिकेट क्या होता है। तो देखो नेटिकेट क्या है, सुनना ध्यान से। नेटिकेट ये बना हुआ है 2 शब्द है, एक है साथियों आपका इंटरनेट, एक क्या साथियों, एक है आपका इंटरनेट और दूसरा है एटीट्यूड। क्या साथियों, एटीट्यूड। तो ये बेटा क्या है, ये व्यवहार है, ये क्या है साथियों, ये है व्यवहार। और ऐसा व्यवहार जो आप इंटरनेट पर दर्शाते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। जैसे कहते हैं नेटिजन, नेटिजन्स कौन है, जो इंटरनेट के नागरिक हैं, उनके लिए शब्द क्या है, नेटिजन्स। लेकिन नेटिकेट क्या है, ध्यान रखिएगा, ये है व्यवहार। सामने वाले से आप बात करते हैं सोशल मीडिया पर, तो सामने उम्मीद करता है कि आप डायरेक्ट नंबर नहीं मांगे कि नंबर भेजो, ऐसा आप नहीं करेंगे, शालीनता है ना बेटा, ये उम्मीद रहती है ना। अगर ऐसा करो तो क्या होगा भाई, ब्लॉक हो जाओगे, जानते ही हो। तो ये व्यवहार करना पड़ेगा आपको कायदे से, ये टर्म पता हो आपको, नहीं दिक्कत जाएगी, दिक्कत पैदा ना हो, इसलिए है क्या, दूसरों के साथ ठीक से ऑनलाइन बातचीत करें, ये उम्मीद सामने वाले को है आपसे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं आप कुछ भी बक रहे हैं वहां से, ऐसा नहीं है ना। एक जो है ना
मेंटेन करना पड़ता है, वही क्या होती है, नेटिकेट होता है। महत्वपूर्ण होता है टर्म पता हो हमें, इस दुनिया में क्या हो साथियों, हमें टर्म पता हो, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, तो ऑप्शन जो सी है ये एकदम से हमारा उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 का जो उत्तर है वो हमारा सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप। राज्य की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कहां की? मध्य प्रदेश की। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुई? 51 से 56 तक। हालांकि 56 में मध्य प्रदेश का क्या होता है, गठन होता है। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 56 में हुआ। तो देखिए, अगर कहीं भी पहली पंचवर्षीय योजना की बात आएगी तो प्राइमरी सेक्टर जो होता है उस पर ही काम होगा। किस पर काम होगा? प्राइमरी सेक्टर पर ही काम होगा, है ना। देखिए, राज्य की प्रथम पंचवर्षीय योजना, अगर आप इसमें प्रो वाले बच्चे हैं या प्रो बनते हैं तो कैसे प्रो बनेंगे, इसका लॉजिक कैसे लगाएंगे? तो लिखा हुआ है राज्य की प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब चूंकि पंचवर्षीय योजना 51 से स्टार्ट हो गई थी, मध्य प्रदेश का गठन 56 में हुआ है जाके, तो किसी भी राज्य में या देश में पहली बार कोई योजना बनेगी तो प्राइमरी सेक्टर के लिए बनेगी। और प्राइमरी सेक्टर कौन सा कहलाता है? कृषि कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। तो यहां पे जहां एग्रीकल्चर दिखेगा वही हमारा ऑप्शन हो जाना चाहिए। तो राज्य की जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो आपका कृषि से संबंधित कहां है? कृषि आधार को मजबूत करना, अर्थव्यवस्था में कृषि के आधार को मजबूत करना। लॉजिकली आप इस आंसर के साथ में जा सकते हैं और यही विकल्प आपका राइट ऑप्शन बनाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राज्य पुनर्गठन के बाद प्रदेश की प्रथम योजना थी? राज्य पुनर्गठन के बाद प्रदेश की प्रथम योजना कौन सी योजना कहलाती है? मतलब जब राज्य का गठन हुआ उसके बाद राज्य की प्रथम योजना किस योजना को माना जाएगा कि इस समय राज्य बना और इसी समय ये योजना अपने यहां पर लागू हुई? तो कौन सी योजना को इस पे हम काउंट करेंगे, बताइए जरा। देखिए, अब ये क्वेश्चन परीक्षा प्रो का है, ठीक है। अब परीक्षा प्रो का क्वेश्चन है तो इसे कैसे सॉल्व करोगे आप? कौन सी योजना? राज्य पुनर्गठन। तो राज्य पुनर्गठन के हम सबसे पहले ईयर याद कर लें। 1956 में राज्य का क्या हुआ? गठन हुआ। और दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कब से हुई है? 1956 से ही स्टार्ट हुई है, 61 तक चली है। तो लॉजिकली ये वाला आंसर आप लगा सकते हैं। तो प्रो का क्वेश्चन आप लॉजिक से लगा सकते हैं। लॉजिक कैसा? कि राज्य का गठन 56 में और 56 से 61 तक चली है दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो इसके बाद प्रदेश की ये प्रथम योजना कहलाती है। राज्य पुनर्गठन के बाद ये प्रदेश की प्रथम योजना कहलाती है। मध्य प्रदेश के देवास में स्थित बैंक नोट प्रेस की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो अब देखिए, इसमें से आपको बताना है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अब परीक्षा प्रो वाला बच्चा इसमें कैसे लॉजिक लगाएगा? तो लॉजिक लगाने के लिए सबसे पहले तो वो याद करे बैंक नोट प्रेस। तो बैंक नोट प्रेस है कहां पर? देवास में है। कब बना था? 1975-76 में बना था। आपको ये चीज अगर ध्यान है तो फिर समझिए कि आप इसका आंसर इजीली लगा सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई क्या कहा गया? बैंक नोट प्रेस के लिए बताया गया। अब बैंक नोट प्रेस आपका कहां? देवास में 75 से 76 के बीच में। तो अब ये देखें, प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से लेकर 61 में, तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से लेकर कहां तक चलेगी? तो ये आपका अगली आ जाएगी 66 तक, ठीक है। अब 66 तक आ जाएगी। 66 से लेकर 69 तक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 3 साल का योजनावकाश हो जाता है। क्या हो जाता है? योजनावकाश, मतलब यहां पर योजनाएं रुक जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद में 70 से लेकर फिर कहां चलेगी? 1970 से लेकर 75 तक और 75 से लेकर आपका 76 तक। तो देवास वाला आपका 70 से 75 तक, मतलब ये आ जाएगा आपका 4th 5th ईयर प्लान। ये 1st 5th ईयर प्लान, 2nd 5th ईयर प्लान, 3rd 5th ईयर प्लान, और यहां पे आपकी योजना विकास हुई। क्यों हुई योजना विकास? तो इसका भी रीजन मैं बार बार बता चुका हूं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका सही विकल्प क्या आ जाना चाहिए? 70 से 75 और 75 में आपका देवास में बैंक नोट प्रेस बना था। तो 1975 कहां आता है? चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना इसका आंसर निकल जाएगा। तो इस हिसाब से हम आंसर इसका लगा सकते हैं।